प्रेजेंट करता हूँ। हेडिंग इसमें है हमारा वही इन द बुक्स ऑफ मिसेस मीनल दिया है इलिस्ट्रेशन 2 12% डिबेंचर्स अकाउंट, जो हमारा कल सेम सीखा वही है और प्रैक्टिस कर लेंगे सम्स। सिर्फ हमको सबसे ज़रूरी वही कैलकुलेशन पे ध्यान देना है हमेशा, जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट होता है। इंटरेस्ट कभी कभी एक बार भी होगा, कभी कभी 2 बार, साल में 2 बार भी होता है। इसमें शायद आई थिंक 2 बार है, तो साल में हमको 2 टाइम्स पे करना है, मतलब 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होता है। तो मंथ बहुत ज़रूरी है निकाल के रखना हमेशा। और कैसा रहता है, ईयर एंडिंग कभी कभी अलग होगा और इंटरेस्ट का भी डेट अलग होगा, तो उसमें ध्यान देना। मतलब इंटरेस्ट का डेट मार्च हो सकता है, ईयर एंडिंग दिसंबर हो सकता है, तो उस टाइम पे भी हमको कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है। क्लोजिंग बैलेंस में हमको डिफरेंस आता है। अभी कल का जो सम था, कल एकदम बेसिक सम था जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग के जो डेट थे ना, वही इंटरेस्ट से मैच करते थे। मतलब एक को स्टार्ट करो और दिसंबर में जब ख़त्म करेंगे तो वो दिसंबर की डेट पे ही इंटरेस्ट भी मिलेगा हमको। तो अभी आगे के जो सम हम सीखेंगे, दिसंबर पे क्लोज होगा बट इंटरेस्ट की डेट उसके फ्यूचर की भी हो सकती है, मार्च की भी हो सकती है। तो फिर हमको फिर भी इंटरेस्ट अक्रू करना पड़ता है। अकाउंटिंग रूल में सीखा होगा कि हम हमेशा 11 से भी सीखते हैं कि इंटरेस्ट कैसा रहता है, अक्रूड और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। भले ही मुझे मार्च में मिलने वाला है, पर अगर मैं क्लोज मेरा अकाउंट दिसंबर में कर रहा हूँ तो मुझे अभी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिसंबर में दिखाना ही पड़ेगा, जो हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैलेंस शीट में भी उसका सेकंड इफेक्ट देते हैं। तो वो ये समझ में आएगा। मतलब हम लोग जो है अभी फर्स्ट सम कल का देखो, कल हमने दिसंबर 31 में देखो क्लोज किया था 40,000 और 36667 उसका अमाउंट आया था। तो वो जो हमने क्लोज किया था उसमें कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं है, पर 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल चुका है हमको, क्योंकि वही सेम डेट है, सेम डेट पे ही क्लोज हो रहा है और सेम डेट पे इंटरेस्ट रिसीव कर चुके हैं। बट अगर हमारा क्लोजिंग डेट अलग हो और इंटरेस्ट डेट अलग हो तो हमको क्लोजिंग में भी इंटरेस्ट आ सकता है, ओपनिंग में भी इंटरेस्ट आ सकता है, दोनों में आता है। मतलब समझो हमारा ओपनिंग अभी जैसे ये सेकेंड सम देखोगे तो ओपनिंग 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, बट उसकी इंटरेस्ट अक्रू भी हुई होगी पीछे। अभी जो कल का सम था उसमें ओपनिंग 1 तारीख को ही स्टार्ट हो रहा था और हम क्या मान रहे थे कि 31 दिसंबर ही हमारा डेट था, तो पिछले दिन ही इंटरेस्ट मिल चुका है। तो 1 जन को तो वापस ओपनिंग पे इंटरेस्ट मिलने वाला है नहीं, क्योंकि एक ही दिन हुआ है, वो साल ख़त्म थोड़ी हुआ है, एक ही दिन है, कल ही इंटरेस्ट मिल चुका है, तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा। सो अभी आगे के सम्स में कैसा है, ओपनिंग में भी इंटरेस्ट लग सकता है, क्लोजिंग में भी इंटरेस्ट लग सकता है। कल बेसिक था तो डेट्स मैच कर रही थी, अभी डेट पे हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पे सीखेंगे कैसे इंटरेस्ट लगता है ओपनिंग और क्लोजिंग पे। ऑन 1 अप्रैल 2010 मिसिस मीनल हैड 3,12% डिबेंचर्स एट 94। तो यहाँ पुट कर देते हैं फर्स्ट हमारा 2010 ईयर में 1 अप्रैल, डेबिट में ओपनिंग आएगा, हैड मतलब वो बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वो कितना डिबेंचर्स है, नॉमिनल वैल्यू या जिसको फेस वैल्यू बोल सकते हो 3 लाख, और वो 94 पे है। उसका इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बताता हूँ। अब इसकी कैपिटल कैसे आएगी, नंबर ऑफ डिबेंचर्स देख लो कितना है, डिवाइड बाय 100 उसकी पार है, तो कितने डिबेंचर्स होंगे 3000, उसको 94 से मल्टीप्लाई कर दो। और एक चीज़ अब इसमें इन्होंने बताया नहीं है वो एक्स इंटरेस्ट है कम इंटरेस्ट है, तो जब कुछ नहीं बताया होता है तो एक्स इंटरेस्ट ही अज्यूम किया जाता है, तो सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है यहाँ पे हमको। जब कुछ नहीं बताया होगा, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, एक्स और कम कुछ नहीं बोला है तो उसको एक्स इंटरेस्ट अज्यूम किया जाता है, जब तक बताएंगे नहीं तब तक। सो ये 282। अभी कल यहाँ पे हमने क्या किया था, डैश किया था, बट आज यहाँ नहीं होगा डैश। सम देख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सम में सबसे ज़रूरी हमको निकालना है सबसे पहले इस चीज़ का जानकारी रखो कि इंटरेस्ट पेमेंट कब हो रहा है। सेकेंड लाइन पे देखो दिया है, इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। अंडरलाइन कर लो इस पर, 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो ये हमको साल में कितना बार इंटरेस्ट पे करना है, 2 बार, ठीक है। फिर हम बाद में सेल कर रहे हैं और वही क्लोज करना है। मेन ये इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है जो इंटरेस्ट का डेट्स है। तो इधर इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं कैसे मैटर करता है। कल का जो सम था यहाँ नहीं लगा, क्योंकि इंटरेस्ट 31 दिसंबर को ही मिल रहा है। 31 दिसंबर और 1 जन में कुछ फ़र्क नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं आता है। बट यहाँ पे
हमारा जो 30 जून और 31 दिसंबर 2 डेट है उसमें और 1 अप्रैल में फ़र्क है, गैप आ रहा है बीच में बड़ा मंथ का, तो मंथ की इंटरेस्ट लगेगी। अब कैसे ध्यान दिया जाता है इसमें, इंटरेस्ट कैसा रहता है, अभी ये हमारा मंथ अप्रैल चल रहा है, नेक्स्ट इंटरेस्ट कब लगने वाला है हमको, जून में लगने वाला है और उसके बाद दिसंबर में लगने वाला है। और पिछला कब लगा होगा, अप्रैल के पीछे जाएंगे तो पिछला कब लगा होगा, दिसंबर में लगा होगा। तो जैन फेब और मार्च अभी 3 मंथ्स तक है हमारे पास, तो जैन फेब मार्च, तो ये जो ओपनिंग है उसमें इंटरेस्ट एक्रू होगा कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का। तो यहाँ पे हमको वो 3 मंथ्स का कैलकुलेशन इस पर करना पड़ेगा। तो ये गैप जो है बड़ी है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग जैसे भी बताया डेट मैच नहीं करेंगी तो ओपनिंग पे भी इंटरेस्ट आएगा, लागू होगा, और क्लोजिंग पे भी इंटरेस्ट लागू होगा। क्लोजिंग करेंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इंटरेस्ट एक्रूड और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वो पोस्ट करते ही हैं, पुट होता ही है वो यहाँ पे। तो इधर कितने मंथ्स आएंगे, हमारा जो इंटरेस्ट का मंथ्स है वो याद रख लो, फिर ऊपर लिख देता हूँ इंटरेस्ट डेट, इंटरेस्ट मंथ 2 हैं इसमें, एक है 30 जून और एक है 31 दिसंबर। तो ये हमको अप्रैल के पीछे जाना है, अप्रैल के पीछे या तो वो जून तक जाएगा या तो दिसंबर तक जाएगा, तो लेटेस्ट क्या है दिसंबर तक। तो दिसंबर में हमको मिल चुका है इंटरेस्ट। अब जैन फेब मार्च, ये अप्रैल से हम स्टार्ट करें तो 3 मंथ्स का यहाँ पे एक्रू होगा। तो अब वर्किंग पे आ जाओ, इसका वर्किंग नहीं भी बनाओगे तो इजी है, बनाओगे तो भी लिख सकते हो, सिर्फ नॉर्मल छोटा सा हमको लिखना है। हमारा वैल्यू क्या है 3 लाख, उस पर हमारे डिबेंचर्स क्या है 12% डिबेंचर्स, तो 3 लाख का 12% और कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। तो इस पर हमको कितना इंटरेस्ट लागू होता है 9,000 का, तो यहाँ पे 9,000 इंटरेस्ट ओपनिंग में आएगा। तो ये एक्रू हुआ यहाँ पे। फिर ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग के बाद हम देखते हैं अब क्या क्या है, डेट क्या कहाँ जा रही है। अब हम कहाँ पे हैं, डेट्स पे हमको ध्यान देना है, हम अप्रैल में हैं अब, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट जून और दिसंबर है, और ट्रांजैक्शन देखो क्या है, ट्रांजैक्शन अब सीधा सितंबर में हो रहा है, जो सेल हो रहा है वो सितंबर में हो रहा है। बट हम ट्रांजैक्शन पे डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, क्योंकि अप्रैल के बाद अगली डेट क्या आती है, इधर भी हमको ध्यान देना है, क्योंकि जैसे जैसे ये डेट आएगी वैसे वैसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो अप्रैल के बाद अगली डेट क्या आ रही है, जून की डेट आ रही है। तो जून में हमको क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए। तो वो इंटरेस्ट रिसीव होगा तो क्रेडिट में आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम डेट पुट कर देंगे 30 जून बाय बैंक अकाउंट, सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, ये इंटरेस्ट वाला कॉलम है जो कल हमने क्लोजिंग में किया था सिर्फ। तो याद होगा 31 दिसंबर को हमने इंटरेस्ट रिसीव किया था, वही, क्योंकि डेट थी इधर 2 डेट है तो 30 जून को भी इंटरेस्ट रिसीव होगा। इंटरेस्ट अभी ये कैसे हमको कैलकुलेट करना है, हमारा वही, ये इंटरेस्ट के जो 2 डेट्स हैं साल में 2 बार वाले, लास्ट हमको दोनों के बीच में ये 6 मंथ्स का फ़र्क है। तो लास्ट जो हमको 31 दिसंबर को मिला था वो अब हमको 30 जून को मिलेगा, तो इन दोनों के बीच में 6 मंथ्स का गैप। तो यहाँ पे 6 मंथ्स की कैलकुलेशन करो, सेम जैसे अभी 3 मंथ्स का किया था। तो वर्किंग नंबर 2 3 लाख पे 3 लाख ही आएगा, क्योंकि अब तक हमारे पास कुछ नया है नहीं। ये किस पे निकलता है, जो जितने भी हमारे पास फेस वैल्यूज़ हैं, और जो भी सेल किया होगा तो माइनस, तो सिर्फ एक ही है। तो 3 लाख पे 12% फॉर 6 मंथ्स, ये 6 मंथ्स वाला इंटरेस्ट है, तो साल में 2 बार मिलेगा 18,000। तो यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में पुट कर दो 18,000। और इन दो चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, ये जो 9 है और ये जो 18 है उसका हिस्सा, बट ये 9 एक्रूड इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग रूल क्या बोलता है, अक्रूड और रिसीव्ड विच एवर इज़ अर्लियर। तो ये एक्रूड है, और इसकी सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में चली जाती है जो हमने नहीं बनाई है, और ये हम रिसीव कर देंगे और वो बैलेंस शीट से हट जाएगी जो हमने नहीं बनाया है। ये रिसीव बाद में हो रही है तो वो बाद में की डेट पे आ रहा है, और एक्रू अगर ये दिन पे हो रहा है तो वो ये दिन पे भी आएगा। तो ये हो गया हमारा 30 जून। अब जून के बाद हम सितंबर पे जंप कर सकते हैं, अगला सीक्वेंस हमारा सेल कर रहे हैं। तो ये
सितंबर हमारा 1 सितंबर को इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं हम, तो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो वही सेम बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में जो तो सेल लिख दो, ध्यान रहेगा। ये टॉप जो फर्स्ट वाला बैंक है ये क्या है, इंटरेस्ट है, और सेकेंड वाला बैंक है सेल। अब ये सेल क्या है, कम इंटरेस्ट पे है, वर्किंग पे आ जाएंगे सेम जो कल किया हमने, सेल एट कम इंटरेस्ट। और कितना सेल हो रहा है, 90,000। इसका हम कैसे निकालते हैं, कल हमने नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाला था, डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो 900। और उसकी रेट क्या है, कम मतलब इंक्लूडिंग, तो 900 इंटू 95 कितना आता है ये 85,500। ये डायरेक्ट पोस्ट नहीं कर सकते, एक्स वाला हम डायरेक्ट पोस्ट करते थे क्योंकि वो एक्सक्लूडिंग होता था। हमको कॉस्ट निकालना है तो इसमें से हमको इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ता है क्योंकि वो इंक्लूडेड है। और ये हम सेल कब कर रहे हैं, 1 सितंबर को। अब इस पे मुझे बताओ इंटरेस्ट कितने मंथ का एक्रू होगा। यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, जो हम इसका वैल्यू लेते हैं 90,000 पे 12%, तो इंटू कितने मंथ्स बाय 12 होगा, 5 months 5 मंथ्स। कैसे, April to September ना? हाँ अप्रैल कैसे, हमको जून में अभी मिला ना रिसेंटली। So 6 months नहीं कैसे, अभी रिसेंटली हमको कब मिला है, लास्ट इंटरेस्ट डेट देखने का कभी भी, सितंबर के पहले लास्ट इंटरेस्ट हमको कब मिला, फ्रॉम लास्ट डेट टू ट्रांजेक्शन, ऐसा याद रखना। तो जून को मिला। हाँ तो अब कितने मंथ गिनेंगे, सिर्फ जुलाई और अगस्त। जैसे कल हमने गिना वही है ये, सिर्फ यहाँ पे 2 बार है तो डेट पे हमेशा ध्यान दो। ये कैसे कैलकुलेट करना, एक्रूड इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट डेट टू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो कल मैंने इसमें बताया था थ्योरी में। तो 2 मंथ्स, जून तक तो मिल गया है तो उधर वो उसका किस्सा खत्म। अब रिमेनिंग सिर्फ 2 मंथ्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका कितना आता है 2 मंथ्स का, 1800। तो एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा, इसको हम माइनस कर देंगे तो एक्चुअल कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि वो इंक्लूडिंग है तो हमको माइनस करना है, जो हम कैपिटल में पुट करेंगे। तो कॉस्ट आता है इसका 83,700। सो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम 83,700। और ये जो इंटरेस्ट हमने अब निकाला 1800, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 90,000। और अब हम अगर सेल कर रहे हैं तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है इस पे, तो उसका अगला वर्किंग पे आ जाओ। प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, इसी के साथ हमेशा करना है, उस पर ध्यान रखना। जो कल हम सीखते थे वैसे करना है, कॉस्ट निकालते थे फॉर्मूला यूज़ करके। हमने सेल्स कितने में किया, तो वो होती है हमारी सेल्स वैल्यू, जो ऊपर कैपिटल से लेकर आ जाना सीधा। ये 83,700 में सेल किया, और उसकी कॉस्ट हमको ढूंढनी होगी। तो हमारा जो वैल्यू होता है 90,000 इंटू जो कल किया था कॉलम 3 डिवाइड बाय कॉलम 1। तो इसको छोड़ के ये इतना ही है इधर भी, ये है हमारा कॉलम 3, और ये हाईलाइट किया जाए, देखो ये है कॉलम 1, इतना ही है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, डैश डैश है। तो क्या आएगा 282 डिवाइड बाय 3 लाख। तो 90,000 इंटू 2,82,000 डिवाइड बाय 3 लाख। तो कॉस्ट कितना बनता है, 84,600। तो ये ज़्यादा में बेचा कम में बेचा, तो चेक करो प्रॉफिट है या लॉस। 83 का बेचा था पर है 84 का वैल्यू, हमने कम में बेचा है, तो लॉस ऑन सेल जो आता है 900, ये माइनस में आता है। तो लॉस हम कहाँ पुट करेंगे, क्रेडिट में, इसी के साथ बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और वो भी सिर्फ कैपिटल में ही। कितने का लॉस हुआ, 900 का, इधर कुछ नहीं, और उसकी भी डेट सेम जो सेल की डेट होती है, एक ही साथ रिकॉर्ड होता है। फिर उसके बाद सितंबर के बाद और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इन्होंने फिर सीधा क्लोज करने बोला है। दीज डिबेंचर वर कोटेड एट 96, मतलब वो लास्ट का स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है।
और डिबेंचर अकाउंट बनाने बोला है। तो ये सितंबर के बाद क्लोज करना है। हमेशा क्लोज करने से पहले ध्यान दो कि अगली डेट क्लोज की है, इंटरेस्ट की है, क्योंकि इंटरेस्ट भी मिलता है। तो सितंबर के बाद अगला सीक्वेंस क्या आता है? दिसंबर, 31 दिसंबर। और हमारा जो क्लोजिंग है वो 31 मार्च है, क्योंकि हमने 1 अप्रैल स्टार्ट किया है, तो 31 मार्च क्लोजिंग होगा। तो डायरेक्ट 31 मार्च पे जंप नहीं करना है, हमको दिसंबर में पहले इंटरेस्ट रिसीव करना पड़ेगा। तो वापस यहाँ क्रेडिट में ही आ जाएगा इंटरेस्ट। जैसे इधर 30 जून को मिला था, वैसे इधर अब 31 दिसंबर को मिलेगा। सेम जैसे इधर बैंक अकाउंट था, यहाँ पे भी बैंक अकाउंट इंटरेस्ट। तो अब इधर मुझे बताओ इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे मिलेगा। ये तो डैश डैश होगा। इंटरेस्ट जो रहेगा इसकी वर्किंग कितने अमाउंट पे मिलेगी। हमारे पास कितने डिबेंचर्स थे, ये डेट पे देखने का कि अभी हमारे पास कितने डिबेंचर्स हैं, तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है हमको। कितने थे? 3 लाख। और कितने गए? 90। तो अब जितने बचे हैं उन चीज़ों पे हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो लास्ट जो कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट, कितने बचे हैं हमारे पास? 2,10,000 डिबेंचर्स। 3 में से 90 हमने क्योंकि बेच दिया, उस पर 12%। और कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। ये जो जून और दिसंबर है 6 मंथ्स। लास्ट क्योंकि हमको कब मिला है? जून 6 महीने वाला, और ये दिसंबर 6 महीने वाला। ये इसको कंसिडर मत करना, ये सेल का हम अलग से करते हैं। तो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो कल रीज़न बताया था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, वही रीज़न है, क्योंकि हम बीच में बेचेंगे तो इंटरेस्ट को हमको देखना पड़ता है कि कितना एक्रू हो रहा है बायर और सेलर के लिए। तो यहाँ पे अब इंटरेस्ट कितना आएगा? 6 मंथ्स का। रिमेनिंग बैलेंस पे 12%, और उसका आधा हो जाता है 12,600। तो ये आएगा सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में 12,600। और इसके बाद फिर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो अब हम क्लोज कर सकते हैं। फिर क्लोजिंग पे भी वापस हमको इंटरेस्ट एक्रू करना पड़ता है। क्लोज हमारा डेट क्या है? 31 मार्च का। तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहाँ जो क्लोज करेंगे वही 2,10,000 जिस पे हमने अभी अभी लिया, वही बचा है। और ये दो हमको कैलकुलेट करना है, जैसे कल भी किया था। अब हमारा मंथ कौन सा चल रहा है? मार्च। तो यहाँ पे जैसे अभी इधर इंटरेस्ट लग रहा था, तो वैसे यहाँ पे भी वही इंटरेस्ट लगेगा। लास्ट हम दिसंबर में रिसीव कर चुके हैं, बट अगला हम जून में रिसीव करेंगे। तो जून तक तो हम रुक नहीं सकते, क्योंकि हमारी क्लोजिंग अब हो रही है, तो हमको इंटरेस्ट को भी एक्रू करना पड़ेगा, एक एक्रूड और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो फ्रॉम लास्ट डेट टू दिस डेट, तो वापस जैसे इधर 3 मंथ्स आया था, तो इनका साइकिल वही चलेगा। तो वापस और कितने मंथ्स के लिए यहाँ पे हमको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा? और 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, जो हमको इधर एक्रू करना पड़ेगा। मिलने वाला है जून में ही मिलेगा, नेक्स्ट ईयर के जून में, बट वो यहाँ एक्रू करना पड़ता है हमको, जैसे ये इधर हमने एक्रू किया है। तो यहाँ पे 31 मार्च 2,10,000 का कैलकुलेशन कर लो। सेम वही 12% पर 3 मंथ्स के लिए, इसका भी आधा हो जाएगा 12,600 का। तो यहाँ 6,300। ये कल डैश क्यों था? क्योंकि कल हमारी ओपनिंग क्लोजिंग की डेट और इंटरेस्ट की डेट मैच कर रही थी। मतलब मिल भी 31 दिसंबर को रहा था, क्लोज भी 31 दिसंबर को हो रहा था। बट यहाँ देखो ये मिल कब रहा है और क्लोज कब हो रहा है, दोनों डेट मैच नहीं करती, तो इसलिए इधर यहाँ इंटरेस्ट हमको एक्रू करना पड़ता है। अब यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस हम क्लोज करके ही देखेंगे, क्योंकि वो कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर। तो ये टैली कर दो, फेस वैल्यू सेम ही आएगा हमेशा। इंटरेस्ट में चेक करो, हैवियर क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे क्लोज करेंगे 31 मार्च हमारा लास्ट डेट है क्लोजिंग का। तो वो कहाँ जाता है? P&L अकाउंट में। जो भी इंटरेस्ट हमको यहाँ बचता है, तो इंटरेस्ट हैवियर कितना आ रहा है? 18 + 1,800, 12,600 और 6,300, 38,700
और क्लोज करेंगे 9000 माइनस करके तो 29700 ट्रांसफ़र। और इसको अब क्लोज करेंगे तो डेबिट हैवियर है, पर यहाँ पे डायरेक्ट बैलेंस नहीं निकालना, सिर्फ निकाल के रखो कितना आ रहा है 83,700 माइनस 900 माइनस, तो कितना बचता है इधर के लिए क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट बैलेंस अभी जो निकाला 197,400, बट उसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा कुछ कुछ चांस हो सकता है कि मार्केट प्राइस लोअर आ जाए। तो मार्केट प्राइस कितना दिया है, कोटेड एट 96, और इसको 96 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी इधर वैल्यू है 2,10,000 वो वैल्यू है, तो डिबेंचर्स कितने होंगे 2100 इंटू 96, तो ये आता है 2,01,600, हायर ही है तो वही आएगा जो बैलेंसिंग फिगर है। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, विच एवर इज लोअर 1,97,400, और वो वहाँ पे पुट करके इसको क्लोज कर देंगे। और अगर मार्केट वैल्यू लोअर आई तो फिर इधर एक अलग से बैलेंसिंग फिगर हमको पुट करना पड़ता है, मार्केट वैल्यू की वजह से हमको प्रॉफिट लॉस हो सकता है। सर ये लास्ट वाला एक बार फिर से समझो। क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक वाला ना, हाँ सर। ओके ये जो है बैलेंस कैरेट डाउन, हम तीन चीज़ों को एक एक करके कभी भी क्लोज करना। तो पहले ये एनवी क्लोज करेंगे तो ये टैली हो जाएगा हमेशा, मतलब वही बचा हुआ ही हम लिखते हैं 3,00,000 है, और बैलेंस में हम वही लिखते हैं जो बच रहा है, तो इसलिए टैली कर देते हैं इसको। फिर इंटरेस्ट क्लोज करना, इंटरेस्ट में हैवियर क्रेडिट है तो ये क्रेडिट को पुट किया, और ये जो बच गया यहाँ बचा तो यहाँ पीएनएल, यहाँ बचा तो यहाँ पीएनएल, दोनों में से कहीं पे भी। ये क्रेडिट हैवियर है मतलब हमने इनकम ज़्यादा कमाई है, डेबिट हैवियर है तो हमको एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया है, तो घूम फिर के पीएनएल में ही जाने वाला है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो उसके बाद फिर लास्ट कैपिटल ईजी है। कैपिटल में कैसे करना है, हमको दोनों को पहले क्लोज करना है हैवियर लिख देने का, यहाँ पे और यहाँ पे अभी ये हैवियर था, और फिर हमने इन दोनों को माइनस किया। ये बैलेंस लिखना मत, क्योंकि मार्केट प्राइस अगर नहीं दी है तो डायरेक्ट क्लोज कर दो, बट मार्केट प्राइस सम बता रहा है तो हमको कंपेयर करना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक को, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का हमारा रूल है विच एवर इज लोअर। तो ये आया था नंबर, बट हम बाद में लिखेंगे क्योंकि वर्किंग में हमको इधर चेक करना पड़ेगा। कॉस्ट तो अभी निकाला हमने, कॉस्ट कैसे आया, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है जो अभी हमने निकाला माइनस करके। और मार्केट कैसे आया, जो उन्होंने दिया है कोटेड एट 96, 2100 कैसे आया, ये वैल्यू थी, इसको डिवाइड बाय 100 करोगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो 2100, तो ये हमारी मार्केट वैल्यू। और फिर इन दोनों में जो हमको लोअर आएगा उसको हम वहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये टैली वही लोअर ही है, सिर्फ कब ध्यान देना है, मोस्टली सम में यही आता है और वो टैली हो ही रहा है, सम टैली ही था, हम क्लोज कर रहे हैं तो टैली ही हो रहा है। सिर्फ कब टैली नहीं होगा, जब मार्केट प्राइस लोअर आ जाएगी। तो मार्केट प्राइस लोअर आ जाए तो फिर यहाँ पे अलग से बैलेंस बच जाएगा। अब तो बैलेंस नहीं बच रहा है क्योंकि जो हमको आया वही हमारा कंक्लूजन निकला, हमको 197,400 ही आया फिगर, और कंक्लूजन भी वही निकल रहा है, तो कुछ बच नहीं रहा है अब। बट एक चांस ऐसा हो सकता है जहाँ बचेगा, तो फिर वो भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, वो देखेंगे आगे किस सम में आएगा। तो हो गया कंप्लीट करके। अगले का बना लो फॉर्मेट, क्वेश्चन 3 सीखते हैं, सेम फॉर्मेट वही इन्वेस्टमेंट का। ये लेजर जो है फॉर्मेट हो गया तो बताओ, 6-7-8 लाइंस का बना सकते हो। मेन फॉर्मेट का जो लेंथ छोटा है, विड्थ बड़ा है।
ओके, इलिस्ट्रेशन 3 अब देखो क्या दिया है। ऑन 1 अप्रैल 2011 मिस प्रचिति हैड मतलब ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, और 1 अप्रैल मतलब वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। 1 अप्रैल ओपनिंग दिया तो 31 मार्च क्लोजिंग होगा। डिबेंचर्स का वैल्यू दिया है, और उसके बाद के लिमिटेड जो कंपनी है वो इंटरेस्ट कब पे करती है प्रचिति को, जून और दिसंबर, सेम अभी की तरह समय मार्क कर लो। और ट्रांजेक्शन है परचेज सेल, और वही हमको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बनाना है। अब यहाँ पे क्लोजिंग के बारे में इन्होंने कुछ कोटेशन प्राइस नहीं दिया है, तो वर्किंग नहीं आएगा, सीधा जो बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है क्लोज कर देना है हमको। एकदम ईजी सम है, जो अब सीखा वही है, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा। तो क्वेश्चन 3 हमारा 2 डेट है इसमें। सर हाँ, हमको कैसे समझेगा कि वर्किंग करना है कि नहीं करना? वर्किंग तो हर सम का होगा ही, सिर्फ क्लोजिंग का वर्किंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर देख कहीं पे भी क्लोजिंग रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। ऊपर के सम में दिया था स्टॉक एक्सचेंज में 96 के हिसाब से हमारा 31 दिसंबर, 31 मार्च ऐसा आ गया ना, 31 वर्ड और सॉरी 31 नंबर जो क्लोजिंग का रहता है, तो उसमें वो क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि इतना प्राइस मार्केट पे है। स्टॉक एक्सचेंज जो उन्होंने लिखा है कि वो मार्केट वैल्यू हो गई, तो यहाँ वो कहीं नहीं दिया है, सीधा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है। तो फिर वो टाइम पे हम कॉस्ट ही लेके जैसे हम क्लोज करते हैं वैसे क्लोज करेंगे नॉर्मली। कंपेयर सिर्फ कब करना है, जब कुछ इन्फॉर्मेशन हो, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे बाकी का वर्किंग सबका आएगा ही। तो सबसे पहले हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ईयर है 2011, 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस दिया है 1800, और उसका 108 वैल्यू दिया। 1800 मतलब इसका जो फेस वैल्यू होगा 1 लाख, और उसका 108 वैल्यू है, तो वही 1000 इंटू 108 करोगे तो 1,08,000, और इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ेगा। वापस क्यों इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, सेम वही पिछला ही सम है, क्योंकि हमारी क्लोजिंग की डेट और इंटरेस्ट की डेट मैच नहीं करती। तो यहाँ कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा, बोलो। लास्ट डेट हमारी क्या थी, ये अप्रैल के पहले लेटेस्ट लास्ट इंटरेस्ट जब रिसीव किया होगा, यहाँ हमारा ट्रांजैक्शन डेट क्या है 1 अप्रैल, और लास्ट डेट क्या था 31 दिसंबर। तो दिसंबर और अप्रैल के बीच में कितने मंथ्स गैप आ गए, 3 months. 3 मंथ्स। तो हमको कितना लगेगा इधर 1 लाख, और हमारा डिबेंचर्स क्या है 9% डिबेंचर्स, तो 9% फॉर 3 मंथ्स, तो कितना आता है 2250। तो ये ओपनिंग पे अक्रू होगा इधर 2250। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब ये अप्रैल पे और अगला ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, जून में हो रहा है। तो हमेशा अगले ट्रांजैक्शन होने से पहले ध्यान रखो कि पहले 30 जून आ रहा है या अगला ट्रांजैक्शन का डेट आ रहा है। तो दोनों में 30 जून नहीं, जून पहला आता है, फिर 30 जून बाद में आता है। तो 1 जून ही है अगला, जो हम कर सकते हैं डायरेक्ट ट्रांजेक्शन पे। तो 1 जून को हम क्या कर रहे हैं, परचेज, तो यहाँ डेबिट में पुट करेंगे परचेज, तो टू बैंक अकाउंट परचेज, कितना परचेज किया है, परचेज 800 डिबेंचर्स एट 998 एक्स इंटरेस्ट। इधर नंबर ऑफ डिबेंचर्स डायरेक्टली दे दिया है, तो इसकी वैल्यू अब हमको निकालनी है। तो 800 इंटू 100 के हिसाब से पार पे निकालने का 80,000, और वो 800 वाला जो है वो यहाँ हमको इधर काम आ जाएगा। तो ये जो हम परचेज कर रहे हैं, परचेज एट एक्स इंटरेस्ट है, तो एक्सक्लूडिंग है, तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। कितना परचेज किया 800 को 98 पे, तो कितना आता है यहाँ पे 78,400, और उस पर इंटरेस्ट जो हमको इंटरेस्ट कॉलम में दिखाना है, इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट वैल्यू जो है हमारी 80,000 पे लगेगा फॉर 9%। इधर बताओ अब कितना मंथ्स आएगा, हम कब परचेज कर रहे हैं, हम 1 जून को परचेज 5 मंथ्स, यस। लास्ट डेट कौन सी थी हमारी, दिसंबर की थी। तो फ्रॉम लास्ट डेट टू ट्रांजेक्शन हमेशा ध्यान रखना,
और इसमें इसको मत जोड़ देना कि अप्रैल में हमको इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, ये सिर्फ एक्रू हुआ है। तो ऐसा मत समझना कि अप्रैल और जून के बीच का मंथ हमको लेना है, ये एक्रू वाला है। हमेशा रिसीव से तुम लोग को कंपेयर करना है। रिसीव सिर्फ ये 2 डेट से लेन देन रखता है। बैंक अकाउंट जहाँ पे होता है, यहाँ पे जो बाय बैंक आता है उससे मैटर करता है हमारा। तो फ्रॉम लास्ट डेट टू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। हाँ सर हम 1 जैन से लेके 31 मई तक गिनेंगे ना? यस हाँ, तो 5 मंथ्स। तो दिसंबर हमारा लास्ट डेट है, तो वही जैन फेब मार्च और अप्रैल और मई। तो इसमें सिर्फ वही बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना कि हमको ओपनिंग पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ये इंटरेस्ट अक्रूड है, रिसीव नहीं हुआ है। रिसीव कब होगा, जब वो बाय बैंक आएगा, वही मैटर करता है। तो बाय बैंक के लास्ट ईयर के लास्ट अकाउंट में आया होगा, तो वहाँ से हम देखेंगे तो जून 5 मंथ्स। तो इधर इसका कैलकुलेशन कर लो, 5 मंथ्स कितना आता है 3000। तो अब ये 78,400 डायरेक्ट पुट होगा, क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट था, तो हमको वही चाहिए होता है कॉस्ट में। और यहाँ हमारा सिर्फ इंटरेस्ट पुट होगा जो आता है 3000। और दोनों को अगर प्लस कर दोगे तो उसको हम बोलते हैं कि उतने में तुम लोग ने ख़रीदा, मतलब वो जो टोटल कॉस्ट जो हमको लग गया, ये एक्चुअल कॉस्ट है। और इंटरेस्ट के साथ एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो 81,400 में हमको टोटल ख़रीदा हमने। यहाँ वो 81,400 दिख नहीं रहा है, बट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। फिर परचेज़ के बाद अगला ट्रांजेक्शन 1 दिसंबर को दिख रहा है, बट जून के बाद अपना अगला डेट क्या आ रहा है 30 जून। तो यहाँ हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे अब, जो हमारी मेन इम्पॉर्टेंट डेट है, बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट। सिर्फ ये इंटरेस्ट के कॉलम में जाएगा। अब यहाँ पे मुझे बताओ कितने वैल्यू पे इंटरेस्ट लगेगा। वही 6 मंथ्स का ही लगने वाला है यहाँ पे भी, क्योंकि लास्ट कब रिसीव हुआ था दिसंबर, तो ये अगला अब 30 जून को रिसीव हो रहा है। सर ये वाले इसमें ये दोनों वैल्यू पे लगेगा ना? यस, जितना हमारे पास है अब तक हमारे पास ये 2 है, और अगर सेल होता तो माइनस करके कर देते, तो 180 पे। तो अगला कैलकुलेशन ले लो, इंटरेस्ट 30 जून 1,80,000 पे 9% फॉर 6 मंथ्स। तो कितना आता है ये 8,100। तो यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में 8,100, ये एक्चुअल इंटरेस्ट अब यहाँ पे हमको रिसीव हुआ। हमेशा वही ध्यान देना इस चीज़ को और इसको। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि लास्ट हमको 1 जून को मिला है तो अब सिर्फ 1 महीने का गैप है। ऐसा मत करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वही है जो हम परचेस करते हैं। इसका मेन मुद्दा ये इधर इंटरेस्ट क्यों दिखाया जाता है, जो मैंने कल बताया था कि अगर मैं किसी से सिक्योरिटी या डिबेंचर खरीद रहा हूँ, अगर मैं आज बाय कर रहा हूँ, तो कैसा रहता है 12 महीने में से कुछ महीनों का हिस्सा उसका रहता है और कुछ महीनों का हिस्सा मेरा रहता है, जो हमने कल सीखा था। क्योंकि हम इंटरेस्ट डेट के बाद कहीं परचेज सेल करते हैं, तो वो क्या बोलेगा कि भाई 6 महीना तो इन्वेस्टमेंट मैंने रखी थी, पर तेरे को तो इंटरेस्ट पूरा 12 महीने का मिलने वाला है। वो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि एट दी एंड बायर अगर होल्ड कर रहा है तो इंटरेस्ट भी बायर को मिलता है। तो मैं एज अ बायर, मुझे तो 6 महीने बाद ही मिलने वाला है, टोटल 12 महीने का मिलेगा, बट मैं क्या कर देता हूँ, वो पुराने 6 महीने का उसको अभी ही दे देता हूँ, और बाद में जो मुझे मिलेगा वो मैं रख देता हूँ। तो ये चीज़ वो होती है, और ये जो है ये कंपनी जो हमको देती है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, कंपनी की कंपनी डेट से मैच करो। इसमें कभी बीच में कंफ्यूज मत होना कि ये डेट और ये डेट क्यों नहीं कंपेयर हो रही है या क्यों नहीं डिफरेंस निकाला जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ किस पर्पज़ के लिए होता है, परचेज सेल पर्पज़ के लिए होता है, बाकी कुछ नहीं। मतलब उस ट्रांजेक्शन को वहीं निपटाने के लिए। फिर ये जो हमको पूरा मिल गया, तो ये हमारा पूरा फ़ायदा। मतलब कैसा रहता है, अभी टोटल इंटरेस्ट मुझे 8,000 मिलने वाला है, 8,100 समझो मुझे मिलने वाला है। तो मैंने जो ख़रीदा, तो वो सेलर क्या बोल रहा था कि भाई तू 8,100 तो रिसीव करेगा, बट उसमें से 3,000 हिस्सा मेरा है, तो मैं उसको अभी ही 3,000 दे देता हूँ और बाद में मैं खुद 8 रिसीव कर लूँगा। तो घूम फिर के मेरा 5,100 ही हिस्सा है, बट वो दोनों तरफ दिखाया जाता है। इसको माइनस करोगे तो घूम फिर के तुम लोग का हिस्सा वो बरोबर एक्यूरेट मिलेगा। तो ये इस तरह से हमको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करना है। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट 30 जून को रिसीव हुआ। फिर उसके बाद अगला डेट हम नेक्स्ट जंप कर सकते हैं दिसंबर में। 1 दिसंबर को सेल हो रहा है, तो सेम बाय बैंक अकाउंट सेल।
कितना सेल हो रहा है 900, तो 900 के हिसाब से अगर देखोगे तो 90,000 उसका वैल्यू आता है। और ये क्या है, ये भी एक्स इंटरेस्ट ही है, इजी है, एक्स इंटरेस्ट इजी हो जाता है। सेल एट एक्स इंटरेस्ट कितना 900 एट 105, तो इसका कैलकुलेशन कितना आएगा 900 105 के हिसाब से 94,500। ये 94,500 डायरेक्ट पुट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि वो एक्स इंटरेस्ट है, सिर्फ कम इंटरेस्ट में हमको निकालना पड़ता है माइनस करके। इंटरेस्ट कैलकुलेशन दोनों में होगा, बट माइनस सिर्फ किस में होगा, कम वाले में। अब इंटरेस्ट यहाँ पे कितना लग जाएगा 90,000 के हिसाब से 9%। और अब यहाँ पे बताओ कितना मंथ्स आएगा। 1 दिसंबर को हम सेल कर रहे हैं, लास्ट इंटरेस्ट डेट टू ट्रांजेक्शन डेट। लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या है हमारी, जो अभी हमने रिसीव किया 30 जून। तो जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। दिसंबर नहीं गिनेंगे क्योंकि एक तारीख है। तो कितने महीने हो गए, 5 मंथ्स। तो यहाँ 5 मंथ्स का इंटरेस्ट 3,375, तो यहाँ आ जाएगा 3,375। और फिर जब भी सेल कर रहे हो तो उसका अगला वर्किंग हमेशा याद रखना, प्रॉफिट लॉस। सेल वैल्यू कितनी है, जो डायरेक्ट वो कैपिटल के अकाउंट से ले सकते हो, कन्फ्यूजन है तो सीधा ये कॉलम से यहाँ पुट कर देने का, इतने में हमने बेचा। और उसकी कॉस्ट कुछ और होगी। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हमारा वैल्यू जो 90,000 था, और कॉलम 3 बाय कॉलम 1, इधर भी वही इतना ही है। ये कॉलम 3 है और ये कॉलम 1 है। तो ये कितना आता है 1,08,078,400। उधर क्रेडिट में कुछ है नहीं, इसलिए माइनस नहीं हो रहा। तो डेबिट का कॉलम 3 कितना आता है 186,400, और कॉलम 1 डिवाइड करेंगे तो 180। तो कॉस्ट वैल्यू कितनी आती है 93,200, और हमने ज़्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट 94,500 माइनस 93,200, तो हमको प्रॉफिट होता है 1,300 का। सो ये प्रॉफिट इसी सेम डेट पे ये जाएगा इधर डेबिट में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिर्फ कैपिटल वाले कॉलम में। प्रॉफिट ऑन सेल, इधर ब्रैकेट में लिख देना, प्रॉफिट है ये। फिर 1 दिसंबर के बाद हम 31 दिसंबर पे जंप कर सकते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट का डेट है। वापस से यही जैसे जून था वैसे अब यहाँ 6 मंथ्स का गैप फ्रॉम लास्ट डेट टू करंट डेट। तो अब इंटरेस्ट बताओ यहाँ कितने वैल्यू पे रिसीव करोगे। 90,000 करेक्ट। 180 था, उसमें से 90 हम बेच चुके, तो अब एट डी एंड हमारे पास 31 दिसंबर तारीख पे 90 बचा है। इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर, तो 90,000 पे 9%, और ये कितने मंथ्स के लिए 6 मंथ्स, लास्ट जून से ये वाले दिसंबर तक। तो कितना आता है ये 4050। इंटरेस्ट कॉलम में 31 दिसंबर को इंटरेस्ट रिसीव हुआ। और फिर उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो अब क्लोज कर देंगे। हमारा क्लोजिंग 31 मार्च है, तो वापस ये दोनों डेट मैच नहीं कर रही हैं, तो इस पर सिर्फ हमको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, जो पीछे भी सीखा था। तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
वही 90,000 बच रहा है, 180 इधर है, उसमें से 90 गया तो 90 बचा। अब इसका इंटरेस्ट कितने मंथ्स के लिए आएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च, तो दिसंबर से पकड़ेंगे तो 3 यस मंथ्स। दिसंबर से। ये सिर्फ एक्रू हमको चेक करना है, तो लास्ट डेट जो हमको रिसीव हुआ था फ्रॉम ट्रांजेक्शन हमारा जो अब हम कर रहे हैं, तो 4050 का आधा ही हो जाएगा वो 2025, इधर 2025। अब क्लोजिंग में जैसे अभी बताया मैंने, मार्केट प्राइस के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं है, तो बैलेंस निकाल के क्लोज कर लो, तो वही हमारा अज्यूम कर लेंगे क्लोजिंग में। ये वैल्यू टैली कर देंगे 180, इंटरेस्ट में वही क्रेडिट साइड हैवियर है, तो 8100 प्लस 3375 4050 2025 17550। तो यहाँ पे 31 मार्च क्लोजिंग डेट जो है, तो पीएनएल अकाउंट इधर लिख देना, बैलेंसिंग फिगर है ये, तो ध्यान रहेगा कौन सा पीएनएल है। तो हैवियर में से माइनस कर देंगे डेबिट साइड, तो 12,300 आता है। और ये भी क्लोज हो गया। अब कैपिटल क्लोज कर दो, कैपिटल का हैवियर भी वही डेबिट साइड 1,08,000 78,400 और 1,300 187,700 माइनस 94,500। इसको कंपेयर नहीं करना है क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है। हो गया तो बताओ।